यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत को डिस्टर्ब करने का टूल कुछ लीडर्स को हमारे यहाँ मिल गया है। वो टूल भारत के लोगों ने दिया हो या वो टूल विदेशों से आया हो, लेकिन एक रास्ता तो लोगों को भारत को डिस्टर्ब करने का मिला है। कैसे? याद करना होगा कि यूपीए 2 के समय पर, जब यूपीए 2 चल रहा था, तो जैसा आज किसान मूवमेंट चल रहा है वैसे कुछ मूवमेंट शुरू किए गए थे। अन्ना हजारे सामने आ गए, केजरीवाल जी सामने आ गए और उन्होंने भारत में डिस्टर्बेंस करना शुरू किया था। खूब सारा डिस्टर्बेंस हुआ, सरकार गिर गई। सरकार के गिरने के बाद बीजेपी की सरकार आई। उस समय पहले तो ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद पहले जाट मूवमेंट, जाट आरक्षण के नाम से, जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जाट मूवमेंट शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी आरक्षण तभी दिया जा सकता है जब ओबीसी कमीशन या ओबीसी कमीशन किसी जाति को ये घोषित करे कि ये बैकवर्ड जाति है, और उसका कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया में आएंगे तो वो बैकवर्ड जाति घोषित होगी, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी को बैकवर्ड घोषित नहीं कर सकती। जाट मूवमेंट चला, पूरा हरियाणा बंद हुआ, दिल्ली बंद हुआ और काफ़ी दिन तक चला, और खूब आगजनी की गई, खूब लाठीचार्ज किए गए। खूब सारी आगजनी से मतलब दुकानें नॉन जाटों की जलाई गई, और जाटों ने जो कर सकते थे वो किया। इन्वेस्टमेंट भी भारत से वापस गया। जापान जैसे देशों ने भारत को क्रिटिसाइज भी किया और कहा कि आप ये नहीं रोक सकते तो हम आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद जब वो खत्म हुआ, तब तक पटेल मूवमेंट शुरू हो गया, और पटेल मूवमेंट में भी आरक्षण पटेलों को ने मांगा गुजरात में। उस समय बंद किया गया देश। फिर मराठा आरक्षण चला, और मराठा आरक्षण ने देश में डिस्टर्बेंस किया। और आरक्षण मिले या ना मिले, लेकिन मूवमेंट तो करना है, देश तो बंद हुआ। एनडीए 2 के समय पर जब बैटिंग करनी शुरू की एनडीए 2 ने, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो फार्मर वो इनका फार्मर्स के रिफॉर्म लॉज का मामला हो या राम मंदिर का मामला हो, उन्होंने बैटिंग करनी शुरू की। सबसे पहला मौका मिला सीएए के प्रोटेस्ट में। सीएए के प्रोटेस्ट में बहुत सारी हत्याएं की गई, लेकिन भीड़ रोड पर खड़ी हुई, सरकार को हिलाने का प्रयास किया, जबकि सीएए में भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि किसी को भी देश में दिक्कत होने वाली थी। केवल दिक्कत होने वाली थी जो इन्फिल्ट्रेट करके मुसलमान हिंदुस्तान में घुसाए, उनको बाहर करने की व्यवस्था उसमें की गई थी, इसलिए उसका भी विरोध हुआ। मैं बात कर रहा हूं टूल्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। अभी जब तक सीएए खत्म हुआ, कोरोना आ गया, कोरोना के बाद ये नया चालू हो गया, और अब फार्म्स बिल, उस बिल में भी कुछ कोई ये बताने को तैयार नहीं कि इसमें नुकसान कहाँ है, लेकिन लगातार उसको वापस लेना पड़ेगा सरकार को, और मेरी तो माननी पड़ेगी, और मेरी नहीं मानोगे तो पर सरकार चलेगी नहीं। कुल मिलाकर दिल्ली को डिस्टर्ब करना, देश को डिस्टर्ब करना। देश को डिस्टर्ब करने के लिए पहले से कुछ प्लानर्स बैठे होते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको एक लेक्चर पूरा रिकॉर्ड किया था, कैसे विश्व में प्लानिंग चल रही है, कम्युनिस्टों की, मुसलमानों की प्लानिंग, जिसमें ट्रंप को निपटा दिया, पुतिन के खिलाफ लगातार कुछ हो रहा है, या नेतन्याहू के खिलाफ हो रहा है, मोदी के खिलाफ, क्योंकि ये इस्लामिक टेररिज्म के पीछे पड़ गए और इस्लामिक टेररिज्म को संसार से खत्म करेंगे। इसलिए इनके पीछे बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके पीछे लोग पड़ गए, ट्रंप उसमें निपट भी गए। अब दूसरी बात यहां पर आई कि फॉर्म बिल को लेकर भारत में क्या कैसे चलेगा। फॉर्म बिल को लेकर भारत को रोकने के लिए कुछ एजेंसियां, पीआर एजेंसियां, जिसमें रिहाना जैसे लोग, जिसमें बहुत सारे लोगों का ट्वीट करना, उनको पैसे देना, ये पीछे सारे प्रकरण हमारे सामने आए, ये भी चला। लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि फॉर्म बिल में गलतियां कहाँ हैं, गलत क्या है, क्या ऐसा है जो नुकसान करेगा, और उस पर खुली चर्चा करते हैं, ओपन चर्चा करते हैं, माइक लगाकर चर्चा करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके चर्चा करते हैं, जो बता दे कि इसमें कुछ गड़बड़ है। पार्लियामेंट में कृषि मंत्री चिल्ला रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं, भारत का समृद्ध वर्ग पूछ रहा है, भारत का समृद्ध मीडिया पूछ रहा है, जिसको लोगों ने गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया है, वो भी पूछ रहे हैं आखिर गड़बड़ कहाँ है। कोई गड़बड़ बताने को तैयार नहीं, लेकिन मेरी जिद है, आप वापस करिए।
जिदें अगर इनकी मानने लगे, जिद अगर बच्चों की मानने लगे, तो आप समझ लीजिए कि अगर बच्चों की जिद घर में मानी गई तो बच्चा जरूर बिगड़ जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार जिद मानने को तैयार नहीं है। ये सब कुछ चली रहता हूं, मैं कह रहा हूं कि देश में ये टूल की तरह हो गया कि राजधानी रोको, सरकार को डिस्टर्ब करो, सरकार के जो प्रोग्रेस पर दिमाग लगते हैं उनको रोको, विदेशों में पाकिस्तान और चीन पर जो उनका दिमाग लगता है उसको रोको, और उनको इस स्टेज पर ले जाओ कि सरकार बैकफुट पर चली जाए। सरकार एक बार हतोत्साहित हो गई तो फिर जो भी सरकार करना चाहती उसके पीछे पड़ जाओ, फिर से मूवमेंट शुरू करो। ऐसा करते करते एक और चीज सामने आई। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट की कल की हियरिंग सुन रहा था। उस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण 8 मार्च को उसकी तारीख लगा दी। मराठा आरक्षण हम सब जानते हैं, मराठा आरक्षण 2-3 आरक्षण बड़े खतरनाक देश में हुए। ओबीसी आरक्षण हुआ तब हुआ, अभी नहीं। ओबीसी के कोटे में पटेलों को डालो, ओबीसी के कोटे में जाटों को डालो, ओबीसी के कोटे में मराठों को डालो, और अभी बहुत सारे और भी निकल कर आएंगे जो कहेंगे ओबीसी की जाति में हमको डालो, हमको आरक्षण दो। यानी कि खामखा कोई कारण नहीं, फिर भी एक कारण बनाकर सामने आया जाता है और आपको डिस्टर्ब करना। उद्देश्य यह है कि देश को डिस्टर्ब करना, देश आगे न बढ़ जाए, देश कहीं अच्छी रास्ते पर ना चल जाए, सरकार को कुछ अच्छी पॉलिसीज पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ करने का मौका ना मिल जाए। ये सब करते हुए अभी जो सामने आया मराठों का आरक्षण, मराठा आरक्षण मामला इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आया क्योंकि मराठा आरक्षण में जो आरक्षण दिया गया उस आरक्षण को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस आरक्षण को न दे, अपॉइंटमेंट के बारे में उन्होंने कहा कि आप अपॉइंटमेंट करिए, लेकिन आप आरक्षण अभी मत दीजिए जब तक हम डिसाइड ना करते हैं। वो 3 जजों की बेंच का मामला था जिन्होंने आरक्षण देने को स्टे कर दिया था, मराठाओं को आरक्षण देने को स्टे कर दिया था और मामले को बड़ी बेंच भेज दिया। बड़ी बेंच 5 जजों की बेंच में आज वो मामला है और उस पर बहस अभी इस बात की होनी कि 9 जजों की बेंच या 11 जजों की बेंच में जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि इंदिरा साहनी का जजमेंट जो रिजर्वेशन को लेकर आज तक का सबसे बड़ा जजमेंट था, वो बड़ी बेंच 9 जजों की बेंच का जजमेंट था। तो या तो 9 सुने या फिर एटलीस्ट 11 सुने, इस बात पर उस पर बहस होनी है। लेकिन कोर्ट ने जो स्टे दिया मतलब कि आरक्षण से अपॉइंटमेंट मत करिए, इससे मराठा समाज को एक नया रास्ता मिला। और जो हमारे यहाँ मूवमेंट करने वाले लोग हैं उनके दिमाग में भी ये मस्तिष्क में जरूर आ गया होगा कि ये सीरीज कैसे ब्रेक हो। किसान आरक्षण खत्म हो जाएगा तो नए किसान आंदोलन खत्म होगा तो क्या नया ग्राउंड कोई मिल सकता है? मैं बता दूं, इनको एक नया ग्राउंड मराठा आरक्षण के रूप में मिलने वाला है, क्योंकि आरक्षण भारत में तभी किया जा सकता है जब ओबीसी कमीशन उसको रिकमेंड करे, और उसको रिकमेंड करने के लिए उसके पास अपना फार्मूला होता है, उस फार्मूले में किसी भी जाति को आना होता है। तो टूल्स के रूप में मैं आपको बता दूं कि पटेल आरक्षण, मराठा आरक्षण या जाट आरक्षण या अभी गुर्जर आरक्षण शुरू हो सकता है या कोई और आरक्षण शुरू हो सकता है। इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल भारत में करना। और अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आ रही है, फार्मर्स मूवमेंट के बाद अब ये आरक्षण का मूवमेंट लोगों को ये हथियार के रूप में दे दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर एनालिसिस करेगा। जैसे फार्म लॉज पर सुप्रीम कोर्ट एनालिसिस कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कोई सुप्रीम कोर्ट को लड़ना नहीं चाहता। सीएए के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट को कोई लड़ना नहीं चाहता, सुप्रीम कोर्ट पर वो विश्वास भी नहीं करते। हर्ष मंदर को आपको याद होगा, वो कहता था कि अब तो रोड पर डिसाइड होगा, सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड नहीं होगा। ये किसान मूवमेंट भी अब इसी रास्ते पर है कि अब तो रोड पर डिसाइड होगा, कोर्ट में डिसाइड नहीं होगा। और अभी मराठा आरक्षण भी कोर्ट में डिसाइड होने वाला है, तो लोग कहेंगे इसको रोड पर डिसाइड करेंगे, हम कोर्ट में डिसाइड नहीं मानेंगे। यानी कि भारत के इंस्टीट्यूशंस को ना मानना, भारत के इंस्टीट्यूशंस को के ऊपर सवाल खड़े करना, भारत के इंस्टीट्यूशंस को ब्रेक करना, भारत में बनी हुई व्यवस्था को ब्रेक करना। जब तक भारत में बनी हुई व्यवस्था ब्रेक नहीं होगी तब तक भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। भारत पर विदेशी आक्रांता शासन करें, भारत पर विदेशी एजेंसियां शासन करें, भारत में विदेश के लोग शासन करें और भारत में आक्रांता शासन करें। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है
कि पहले भारत के लोगों की धार्मिक आस्था को तोड़ा जाए, फिर वहाँ की व्यापारिक स्थिति को तोड़ा जाए, फिर वहाँ के सिस्टम को तोड़ा जाए। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशंस को धता बता दिया जाए और इनको चारों ओर से घेर कर कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, ताकि जनता इन पर विश्वास करना बंद कर दे। और जब जनता इंस्टीट्यूशंस, अपने ही देश में बने इंस्टीट्यूशंस पर विश्वास करना बंद कर देगी, तो विदेशी आक्रांताओं को देश पर कब्जा करने जो दारुल इस्लाम का ख्वाब सजाए बैठे हैं, जो यहाँ पर इस्लामिक शासन का ख्वाब सजाए बैठे हैं, जो यहाँ क्रिश्चियन शासन का ख्वाब सजाए बैठे हुए हैं, जो भारत के ऊपर मानसिक रूप से कब्जा करने का ख्वाब सजाए बैठे हुए हैं, उनको आसान हो जाए कि वो भारत पर एंट्री मार सकें हर बार। चाहे वो अंग्रेज आया हो, चाहे वो मुग़ल आया हो, चाहे वो अफ़गान आए हों, हर बार जब विदेशी आक्रांता भारत में आया तो भारत की जनता का इसी प्रकार का रिएक्शन था, जैसा कि रिएक्शन इस समय किसान मूवमेंट के समय पर चल रहा है। और जैसा देश रिस्पॉन्ड कर रहा है, चाहे वो मराठा आरक्षण हो, चाहे वो जाट आरक्षण हो, चाहे वो गुर्जर आरक्षण की बात आ जाए, चाहे वो पटेल आरक्षण की बात आ जाए, या कोई और इस प्रकार का मामला आ जाए, सीए के प्रोटेस्ट वाला मामला आ जाए, एनआरसी एनपीआर का मामला आ जाए, और या फिर किसान मूवमेंट के नाम से आ जाए, और या फिर भविष्य में मराठाओं के नाम से आ जाए, वो जब इस तरह के मूवमेंट भारत में चलेंगे तभी भारत पर कब्जा किया जा सकता है। और हर युग में, हर समय पर भारत पर जब भी कब्जा हुआ तो इसी प्रकार के मूवमेंट चलाए गए और तभी भारत पर कब्जा किया जा सका। मुझे लगता है कि देश को ये बात समझनी पड़ेगी और अपने इंस्टीट्यूशंस पर विश्वास करे, अपने इंस्टीट्यूशंस को आगे करे। किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए ख़राब हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट व्यवस्था है। व्यवस्था बिगड़ेगी तो कोई अच्छा और कोई ख़राब नहीं होगा। जिस समय अफ़गानों ने भारत पर शासन किया, भारत को डिस्टर्ब करने वाले लोग ही अफ़गानों के गुलाम बने। जिस समय मुग़लों ने शासन किया तो भारत में शासन करने वाले लोग ही मुग़लों के गुलाम बने, और जिस समय अंग्रेज आया तो मुग़ल ही अंग्रेज़ों के गुलाम बने। और जब अंग्रेज़ के बाद हम आए तो हमारे यहाँ फिर से 70 साल में ही ये डिस्टर्बेंस चालू हो गए, और अभी भविष्य में संभव है कि वही हो जाए। हालांकि ईश्वर पर विश्वास रखिए, हम पर विश्वास रखिए, इस देश पर विश्वास रखिए। कोई ऐसा नहीं कर पाएगा जब तक हम हैं। जब तक हमारे जैसे लोग देश में हैं तब तक उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। लेकिन सामने वाला प्रयास पूरे करेगा, विदेशी आक्रांता प्रयास पूरे करेंगे, परधर्मी प्रयास पूरे करेंगे। विदेशी रिलीजन को मानने वाले लोग जो भारत में अपना वो विदेशी रिलीजन मानकर भारत में स्थापित करना चाहते हैं, वो ज़रूर ऐसा करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि हम सब मिलकर इसको बचा पाएंगे और इन बातों को ध्यान से लोगों के बीच में शेयर कर पाएंगे। और लोगों के बीच में यूट्यूब तो रोकेगा, फेसबुक रोकेगा, लेकिन जनता जनार्दन उसको शेयर करेगी और इन बातों से अवेयरनेस फैलाएंगे ताकि विदेशी आक्रांता हमारे ऊपर कब्जा न कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।